Hello students, I hope you all are fit and fine. So today students, this is the second video of our third chapter of geography and the name of the chapter is Our Changing Earth. Beta, in our previous video we have read about the topics that is volcano, focus, earthquake and the forces that existed on our earth and inside our earth. So today we are starting from major landforms. So beta, let me tell you that there are three types of landforms, that is mountain, plains and plateaus. So let us start. The landscape is being continuously worn away by two processes, that is weathering एंड इरोजन. तो बेटे हमारा जो लैंडस्केप है, मतलब हमारी जो अर्थ है, लैंड जो है वो कंटिन्यूसली दो प्रोसेसेस से वो वॉर्न अवे हो रही है. मतलब उसकी जो अपर मोस्ट लेयर है, जो सबसे ऊपर वाली परत है, उसको रिमूव किया जा रहा है दो तरीके से, वेदरिंग और इरोजन. और ये दोनों ही नेचुरल प्रोसेस हैं बेटे. इरोजन का मतलब क्या है कि जब हम, जैसे रिवर है, रिवर बहती है तो वो अपने साथ लैंड की जो सबसे ऊपर वाली परत होती है मिट्टी की, उसको अपने साथ बहा के ले जाती है. विंड आती है तो वो जो अपर मोस्ट लेयर है उसको अपने साथ उड़ा के ले जाती है. तो दैट प्रोसेस इज़ नोन एज इरोजन. और जब बेटे वो मिट्टी कहीं पे जाके डिपॉजिट होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिपोजिशन. लेकिन यहाँ पे सेकंड प्रोसेस है वेदरिंग. वेदरिंग का क्या मतलब होता है बेटे कि जो हमारी रॉक्स होती है माउंटेन की, वो जब टूट टूट के गिरती हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, वेदरिंग. सो लेट अस रीड अबाउट वेदरिंग एंड इरोजन. वेदरिंग इज द ब्रेकिंग अप ऑफ द रॉक्स ऑन द अर्थ सरफेस. वेदरिंग इज द ब्रेकिंग अप ऑफ द रॉक्स ऑन द अर्थ सरफेस. तो वेदरिंग का मतलब है बेटे कि जो हमारी अर्थ सरफेस पे जितनी भी रॉक्स हैं, जब वो टूट के गिरती हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, वेदरिंग. इरोजन इज़ द वेयरिंग अवे ऑफ द लैंडस्केप बाय डिफरेंट एजेंट्स लाइक वाटर, विंड एंड आइस. और इरोजन वो प्रोसेस है बेटा जिसमें हमारी लैंडस्केप की जो अपर मोस्ट लेयर है वो इधर वाटर के द्वारा वो साफ़ कर दी जाती है, बहा ली जाती है, या फिर विंड के द्वारा उसको उड़ा लिया जाता है, या फिर आइस से भी बेटे जो अपर मोस्ट लेयर है कई बार वो नष्ट हो जाती है. तो उसको हम क्या बोलते हैं, इरोजन. द इरोडेड मटीरियल इज़ कैरीड अवे और ट्रांसपोर्टेड बाय वाटर, विंड एट्सेट्रा. तो जो मटेरियल बेटे कहीं से भी इरोड करके लाया होता है वो या तो पानी के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह पहुंचता है, या फिर विंड के द्वारा, या फिर आइस की हेल्प से भी, एंड इवेंचुअली डिपॉजिटेड. और वो दूसरी प्लेस पे जाके उसको डिपॉजिट भी करते हैं. जैसे स्टार्टिंग में जहाँ पे रिवर स्टार्ट हुई है वहाँ से वो मिट्टी अपने साथ बहा के लेके आएगी, लेकिन जब वो सी में एंटर करेगी तो अपनी सारी जो भी सैंड, सिल्ट वो अपने साथ लेके आई है वो वहाँ पे डिपॉजिट करेगी. तो उस प्रोसेस को हम डिपोजिशन बोलते हैं. This process of erosion and deposition create different landforms on the surface of the earth. तो इस तरह के बेटे जो इरोजन और डिपोजिशन होते हैं, इन्हीं से हमारे अलग अलग लैंडफॉर्म बनते हैं अर्थ पे. जैसे कहीं पे वैली बन जाती है, कहीं पे प्लेट्यू बन जाता है, कहीं पे प्लेन्स रह जाते हैं. तो इस तरह से जो भी हमारी लैंड की जो आकृति है, जो सरफेस है, जो फॉर्मेशन है वो होती है. ठीक है. So let us now move to the next topic, that is work of a river. Before that let us read do you know. बेटे राइट साइड पे आपका डू यू नो दे रखा है, जिसमें बता रखा है देयर आर थाउजेंड ऑफ स्मॉल वाटरफॉल इन द वर्ल्ड. द हाईएस्ट वाटरफॉल इज एंजल फॉल्स ऑफ वेनेजुएला. तो सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल कौन सा है, एंजल फॉल्स, जो कि वेनेजुएला साउथ अमेरिका में है. और इससे अलग और भी बहुत सारे वाटरफॉल्स हैं, जैसे नियाग्रा फॉल्स located on the border between Canada and USA in North America, and Victoria Falls on the border of Zambia and Zimbabwe in Africa. तो बेटे यहाँ पे तीन वाटरफॉल्स हमें बताए गए हैं. एक तो एंजल फॉल्स, दूसरा नियाग्रा फॉल्स और थर्ड है यहाँ पे विक्टोरिया फॉल्स. लेकिन इनमें जो सबसे हाईएस्ट है वो कौन सा है, एंजल फॉल्स, जो कि वेनेजुएला में है, साउथ अमेरिका में. ओके. सो लेट अस नाउ रीड टू द वर्क ऑफ अ रिवर. The running water in the river erodes the landscape. When the river tumbles at steep angle over very hard rocks or down a steep valley side, it forms a waterfall. तो बेटे जब भी हमारी जो नदी होती है, आप नॉर्मली देख सकते हैं कि नदी का जो पानी होता है वो इरोजन करता है, एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है, तो वो अपने साथ अपर मोस्ट लेयर को बहा के ले आता है. लेकिन जैसे ही
जो नदी है वो किसी खड़े ढाल वाले प्लेस से ज़्यादा कठोर पत्थर पे से जब वो गिरती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, वाटरफॉल। जैसे आप नीचे पिक्चर में देख सकते हैं बेटे, यहाँ पे एक रॉक पे से जब पानी गिर रहा है तो अब जो पानी का जो प्रेशर है उसकी वजह से ये पत्थर को काट दिया जा रहा है टाइम टू टाइम, और वो जो वाटर है वो नीचे गिर रहा है। तो इस स्टीप एंगल से जब पानी नीचे गिरता है किसी भी हार्ड रॉक पे से और वो एक वैली फॉर्म करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, वाटरफॉल। अब नीचे बेटे वैली क्यों फॉर्म हो रही है, आप देख सकते हैं कि इस प्लेस पे यहाँ पे थोड़ा सा आपको गहराई दिखाई दे रही है। तो ये किस वजह से हुई, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा प्रेशर से नीचे गिर रहा है तो उसकी वजह से रॉक्स टूटती हैं, तो इसी से वैली की फॉर्मेशन होती है, और ये वाटरफॉल के बारे में बताया। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ बेटा यहाँ पे फ्लड प्लेन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी है जो राइट टाइम साइड पे आपकी पिक्चर दी है, इसको थोड़ा ध्यान से आप रीड करेंगे। एज द रिवर एंटर्स द प्लेन इट ट्विस्ट एंड टर्न्स फॉर्मिंग लार्ज बेंड्स नोन एज मीएंडर। तो बेटे जैसे ही हमारी रिवर प्लेन एरिया में पहुंचती है तो आप यहाँ पे राइट साइड में देख सकते हैं कि किस तरह से हमारी जो रिवर है वो ऐसे स्नेक की तरह ट्विस्ट और टर्न कर रही है, मतलब कि मोड़दार जो रास्ते हैं उस पर ये बह रही है। इनको हम क्या बोलते हैं बेटे, जो ये लार्ज बैंड हैं इनको क्या बोला जाता है, मीएंडर। यहाँ पे शो कर रखा है ये जो बैंड्स हैं इस तरह के, इनको क्या बोला जाता है, मीएंडर। ड्यू टू कंटिन्यूअस इरोजन एंड डिपोजिशन along the sides of the meander, the end of the meander loop come closer and closer। अब बेटे यहाँ पे क्या बताया गया है कि जैसे जैसे यहाँ पे डिपोजिशन ज़्यादा होता चला जाता है, जैसे यहाँ पे डिपोजिशन ज़्यादा होता चला गया तो ये दोनों ही कॉर्नर्स जो हैं वो एक दूसरे से मिल जाएंगे। तो उससे क्या होगा बेटा, ये नदी जो है ये तो अलग हो जाएगी और ये पीछे वाला जो एरिया है ये अलग हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे ये ऑक्सबो लेक फॉर्म हुआ है तो इसी प्रोसेस से ये ऐसा होता है कि जो मेंढर के दोनों किनारे हैं वो डिपोजिशन की वजह से पास पास में आ जाते हैं और फिर एक टाइम पीरियड ऐसा आता है कि ये उस लेक से कट ऑफ हो जाता है और जिसकी वजह से ऑक्सबो लेक बनता है। तो वही यहाँ पे बताया है, इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम द मेंढर लूप कट्स ऑफ फ्रॉम द रिवर एंड फॉर्म्स ए कट ऑफ लेक ऑल्सो कॉल्ड एन ऑक्सबो लेक। तो बेटे इस तरह से एक ऑक्सबो लेक बनाया जाता है रिवर के द्वारा। अब जैसे यहाँ पे आपके ये रिवर दिखा रखी है तो पहले तो ये एरिया यहाँ पे ऐसे था, तो ये मेंढर लूप जब पास आने लगे तो इससे क्या हुआ, ये जो लेक है ये रिवर का लेक इधर चला गया और ये इधर हो गया, क्योंकि बेटे रिवर को तो पता नहीं है कि हम किस रास्ते पे से चलना है, तो वो तो जहाँ पे भी उसको रास्ता मिल जाएगा वो वहीं से मूव करने लगेगी। तो इस तरह से बेटे जो रिवर है वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस में जाती रहती है। इसको हम थोड़ा सा पिक्चर से समझ लेते हैं। सपोज बेटे ये रिवर है, तो अब रिवर जो है वो धीरे धीरे डिपोजिशन होने लगा। सपोज रिवर जो भी सैंड सिल्ट लेके आई है तो वो यहाँ पे डिपॉजिट कर दिया उसने, ठीक है। तो अब जहाँ पे डिपॉजिट कर दिया वो एरिया तो हो गया हाई, तो पानी कहाँ से जाएगा, उसके आगे से जाएगा। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिवर जो है वो इस साइड थोड़ी थोड़ी मूव हो गई है। ऐसे ही जो मेंढर लूप्स थे बेटे, वो जैसे ये मेंढर लूप्स हैं, तो अब क्या हुआ, डिपोजिशन होता गया, तो ये दोनों लूप्स धीरे धीरे बिल्कुल नज़दीक आ गए। तो रिवर जो है वो यहीं से बहना शुरू कर देगी और जो ऑक्सबो लेक है वो यहाँ पे दूर रह जाएगा, रिवर थोड़ा आगे मूव कर जाएगी। तो इस तरह से बेटे ये डिपोजिशन और इरोजन का प्रोसेस जो है वो होता रहता है। एट टाइम्स द रिवर ओवरफ्लोज इट्स बैंक, दिस लेड्स टू द फ्लडिंग ऑफ द नेबरिंग एरियाज। कई बार क्या होता है बेटे कि जैसे रिवर है बहुत ज़्यादा पानी आ गया, तो ये जो इसके किनारे दिखा रखे हैं यहाँ पे, ये जो किनारे दिखा रखे हैं बेटे, ये अपने किनारों से बाहर चली जाती है, ठीक है ना। आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा पानी आ जाता है तो आसपास के एरियाज़ में भी पानी चला जाता है। तो जब वो आसपास के एरियाज़ में भी पानी आ जाता है बेटा, इट डिपॉजिट्स लेयर ऑफ फाइन सॉइल एंड अदर मटेरियल कॉल्ड सेडिमेंट्स अलोंग द बैंक। तो जो भी मिट्टी अपने साथ, जो रिवर अपने साथ लेके आती है, सैंड सिल्ट, जो भी उपजाऊ मिट्टी वो अपने साथ लेके आती है बेटे, वो सभी जितने भी चीज़ें हैं उनको वो किनारों के बाहर जहाँ पर भी पानी जाएगा उन सभी एरियाज़ में वो मिट्टी चली जाती है। और आपको पता है रिवर जो मिट्टी लेके आती है वो अपर मोस्ट लेयर होती है, सबसे ज़्यादा फर्टाइल होती है। तो इसीलिए जिस भी एरिया में वो पानी जाएगा उससे वो एरिया और ज़्यादा फर्टाइल होगा। सो दिस लेड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ फ्लैट फ्लड प्लेन।
तो बेटे इस तरह से फ्लड प्लेन बनते हैं, जो यहाँ पे आपको दिखा रखा है राइट साइड पे पिक्चर में। इस तरह से फ्लड प्लेन बनते हैं कि जो रिवर है वो जब अपने किनारों से बाहर के एरिया में चली जाती है तो वो उपजाऊ मिट्टी भी साथ उसके चली जाती है। थोड़े दिनों के बाद रिवर तो अपना एक्चुअल शेप ले लेती है, लेकिन वो मिट्टी वहीं पर जमी रह जाती है। तो इसीलिए रिवर के आसपास के एरिया ज़्यादा फर्टाइल हो जाते हैं। द रेज्ड बैंक्स आर कॉल्ड लेवीज। और बेटे जो ऊंचे उठे हुए जो किनारे होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? लेविस। यहाँ पे दिखा रखा है ये क्या है? लेविस। एज द रिवर अप्रोचेज द सी द स्पीड ऑफ द फ्लोइंग वाटर डिक्रीजेज एंड द रिवर बिगिंस टू ब्रेक अप इनटू ए नंबर ऑफ स्ट्रीम्स। तो अब क्या होता है बेटे, जैसे जैसे रिवर सी की तरफ जाती है तो वहाँ पे रिवर जो है वो छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज में डिवाइड हो जाती है और छोटी छोटी स्ट्रीम्स में डिवाइड होने लग जाती है, जिसको हम डिस्ट्रीब्यूटरीज बोलते हैं। द रिवर बिकम्स सो स्लो दैट इट बिगिंस टू डिपॉजिट्स इट्स लोड। तो अब क्या है बेटे, रिवर में बहुत ज़्यादा मिट्टी और सिल्ट हो जाती है इकट्ठी, तो उसकी वजह से उसकी स्पीड कम हो जाती है, क्योंकि सैंड सिल्ट ये काफ़ी भारी होते हैं। तो उससे क्या होता है, उसकी स्पीड बिल्कुल कम होने लग जाती है। अब वो हिमालय से लेके पता नहीं कहाँ से शुरू हुई है वो रिवर, तो उसके साथ जितनी भी मिट्टी, रेत, कंकड़, पत्थर, जो कुछ भी चीज़ उसके साथ बहा के लेके जाई जा रही है, उससे उस रिवर में बहुत ज़्यादा वेट हो जाता है। तो इसीलिए उसकी स्पीड बहुत कम हो जाती है। ईच डिस्ट्रीब्यूटरी फॉर्म्स इट्स ओन माउथ। अब क्या होता है बेटा, ये जो डिस्ट्रीब्यूटरीज बनती हैं जब ये सी में जाती हैं तो ये एक माउथ फॉर्म करती हैं ये एक माउथ फॉर्म करती हैं। जैसे आप देख सकते हैं राइट साइड में ये जो पिक्चर दिखा रखी है, हर जहाँ से भी ये ट्रिब्यूटरी एंट्री कर रही है बेटे, ये एक इस तरह का माउथ फॉर्म कर रही है, इस तरह का, जिसको हम डेल्टा भी बोलते हैं। सो द कलेक्शन ऑफ सेडिमेंट्स फ्रॉम ऑल द माउथ फॉर्म्स ए डेल्टा। तो बेटे ये जो पर्टिकुलर एरिया है इसमें देखिए पूरे में माउथ्स बने हुए हैं ऐसे रिवर के, जिससे वो सी में एंटर कर रही है। तो इस तरह के बेटे जो माउथ बनते हैं वो डेल्टा फॉर्म करते हैं। डेल्टा वो एरिया है जहाँ पे बहुत सारी डिस्ट्रीब्यूटरीज आके सी की तरफ बढ़ती हैं और वो अपनी लाई हुई जितनी भी सैंड, सिल्ट, स्टोन्स वगैरह होते हैं वो उस पर्टिकुलर एरिया में डिपॉजिट होने के लिए छोड़ देती हैं और पानी आगे सी में चला जाता है। तो उससे क्या है, जो भी सैंड आई वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल है क्योंकि अपर मोस्ट लेयर है, तो वो वहाँ पे डिपॉजिट हो जाती है और उस एरिया को क्या बोला जाता है बेटे? डेल्टा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेन रिवर आ रही थी यहाँ से, और यहाँ से वो छोटी छोटी रिवर्स में डिवाइड हो गई, फिर वो इस तरह से माउथ फॉर्म कर रहे हैं। तो ये जो पूरा एरिया है बेटे ये क्या बन गया? डेल्टा। तो आप हमेशा याद रखें डेल्टा एक ट्रायंगुलर शेप की प्लेस होती है जो बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल होती है। और ये ट्रायंगुलर शेप क्यों होती है? क्योंकि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि ये कैसी शेप बन गई है? ट्रायंगुलर शेप बन गई है। तो इस तरह की ट्रायंगुलर शेप का डेल्टा होता है बेटे, जो रिवर जब एंटर करती है सी की तरफ तब ये फॉर्म होता है। सो नाउ द नेक्स्ट इज वर्क ऑफ सी एंड वेव्स। तो बेटे ये वाला टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक आप इन्हीं टॉपिक्स को अच्छे से समझें एंड ट्राई टू understand all the topics well. Till then, take care and have a nice day.